यार ये सेशन जो है हिंदी स्पेसिफिक सेशन रहने वाला है। इसमें आप ढेर सारी चीज़ें आज सीखने वाले हैं। मिला जुलाकर हम बातचीत करेंगे कुछ एक चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। उन चीज़ों को लेकर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं और ये डिस्कशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए आज की जो बातचीत है वो शुरू करते हैं हमारी भाषा से, जो आपको अच्छे से याद रखनी है कि भाषा जो है किसी भी बात को समझाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो हम जो पढ़ेंगे भाषा क्या होती है, पहली बात जो है भाषा से शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो भाषा है, भाषा क्या होती है या भाषा किसे कहते हैं, तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अर्थ समझिएगा, अर्थ के बाद इसकी परिभाषा समझिएगा, और परिभाषा के बाद भाषा क्यों जरूरी है, भाषा क्यों जरूरी, इसकी बातचीत हम करेंगे। ये 3-4-5 बातें आपको पहले पॉइंट में याद रखनी है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। और जब आप इन चीज़ों को करेंगे तो आपको इसको प्रैक्टिकली करना है। ऐसे नहीं कि आप इसको ध्यान से ना देखें। देखिए भाषा की परिभाषा क्या होती है। जो भाषा है, भाषा की परिभाषा, तो भाषा की परिभाषा की बातचीत जब भी करें तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये एक मीन है। मीन का मतलब होता है साधन। क्या है ये? एक साधन है, साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भाव मीन्स अपनी फीलिंग, विचार मीन्स जो हमारे मन में आइडिया आते हैं, उनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। मीन्स मान लीजिए ए व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, कुछ इस तरह ए व्यक्ति है ए, और बी व्यक्ति यहाँ पर बैठा है कुछ इस तरह। इस बी की बातचीत हम करेंगे। ये व्यक्ति कुछ इससे कहना चाहता है, तो कैसे कहेगा? एक भाषा ही है जो क्या करेगी, इन दो व्यक्तियों को आपस में जोड़ने का काम करेगी। तो मिला जुलाकर अगर आपके मन में कुछ विचार है, आपके मन में विचार के साथ साथ ही कुछ भाव है, और उन भाव को आप क्या करना चाहते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। ये तो आपको अच्छे से पता चल गया। सामान्य अर्थों में अगर हम बातचीत करें तो जो भाषा है उसका अर्थ क्या रहता है, भाषा का अर्थ क्या रहेगा, तो भाषा का अर्थ भी जानना जरूरी है। भाषा का अर्थ, भाषा का अर्थ देखो, भाषा का अर्थ जो है, मेरी बात फिर ध्यान से सुनिए, डेफिनेशन और इसमें क्या फर्क रहता है, थोड़ा बहुत फर्क रहता है कि जो भाषा का अर्थ होता है, भाषा का अर्थ भ है एक, ये भ है या भा है। भा का मतलब यह भाव है। भा का मतलब क्या है? भाव है। और शा का मतलब है, मेरी बात फिर ध्यान सुनिएगा, भाषा जो है शा का मतलब है अच्छे तरीके से कुछ कहना। शा का मतलब यहां अच्छे से कुछ कहना होता है। ये आपको इसका अर्थ लेना है। भाषा का अर्थ क्या होता है कि अच्छे से कुछ कहना। और ये जो भाषा होती है, ये संकेत होता है, एक क्या होता है? संकेत होता है अपनी बात को समझाने का। जैसे मैं अभी कुछ ऐसे करके करूं तो मैं बोलूंगा या आप इससे कुछ समझेंगे कि ये क्या है, तो इसको क्या कहते हैं? भाषा का ये अर्थ है। जब आप मतलब सबसे पहले बातचीत करें तो उस वक्त भाषा का जन्म नहीं हुआ था। भाषा का जन्म काफ़ी लेट हुआ है। और जब भाषा का जन्म हुआ तो उस वक्त ये जो था संकेत हुआ करते थे, इशारों में ये बात चीज़ समझाई जाती थी। मैं कुछ बोल रहा हूँ, मुंह से बोलूँगा, हाथ से कुछ हिलाऊंगा, तो इससे क्या होता था, उस वक्त व्यक्ति समझता था। और ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। अब भाषा के जब भी प्रकार की बातचीत करें तो भाषा कितने टाइप की होती है? भाषा जो है, भाषा 2 तरह की मुख्य तौर पर होती है, पर मैं 3 टाइप पढ़ाता हूँ और तीनों टाइप को समझाने का भी प्रयास करता हूँ। मौखिक भाषा जो है मैं आपके सामने लिख रहा हूँ,
उसके बाद लिखित भाषा भी आपके सामने लिख रहा हूँ। पर एक भाषा जो इनसे भी पहले थी, पर उसके जो है हमारे पास ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिले हैं हमें, इसलिए जो हमारे भाषाविद है या जो व्याकरण को लिखने वाले हैं वो इसको व्याकरण में ज़्यादा नहीं दर्शाते हैं। तो वो भाषा थी सांकेतिक भाषा, इशारों वाली भाषा। सबसे पुरानी भाषा मैं इसी को कहता हूँ, क्योंकि जब हमारे पास कुछ लिखने के लिए नहीं था, कुछ हम बोल नहीं सकते थे, तो इशारों में समझाते थे। और भाषा का उद्भव तो इशारों से हुआ पहले, फिर उसके बाद कोई जो ध्वनि थी वो निकली मुंह से और उससे व्यक्ति ने समझना शुरू किया। तो सांकेतिक भाषा अगर हम बातचीत करें अनौपचारिक तौर पर तो ये सबसे पुरानी मानी जाएगी। पर इसके अलावा अगर औपचारिक तौर पर मैं क्यों ऐसी बातचीत कहने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास कुछ एक स्रोत होते हैं और इन स्रोतों के माध्यम से क्या की जाती है, भाषा लिखी जाती है। देखिए हमारे पास कुछ एक स्रोत होते हैं और इन स्रोतों के माध्यम से, जो स्रोत होते हैं उन स्रोतों के माध्यम से भाषा को लिखा जाता है। और जब भाषा को लिखा जाता है तो इन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। सांकेतिक भाषा के उतने स्रोत नहीं है, सांकेतिक भाषा के बारे में ऐतिहासिक स्रोत नहीं है, मीन्स जो कुछ एक किताबें इसके बारे में नहीं बताती है ज़्यादातर, तो इसे हम अनौपचारिक कैटेगरी में रख देते हैं। और इसे जब भाषा को लिखते, मतलब भाषा के बारे में लिखते हैं, तो सिर्फ दो बातों की ही चर्चा करते हैं। तो सांकेतिक जो भाषा है उसे अनौपचारिक में क्यों रखा है, क्योंकि सोर्स की कमी होने की वजह से ऐसा किया गया है। आगे चलिए, जो मौखिक भाषा है तो मौखिक भाषा के ढेर सारे स्रोत हैं, इसलिए मुख्य कैटेगरी में इसको रखा है। मौखिक भाषा जो है इसके बारे में कई आपको चर्चाएं देखने को मिलेगी। अगर हम पूर्व वैदिक काल की बातचीत करें तो पूर्व वैदिक काल में कुछ एक ऐसे स्रोत हैं जो ये बताते हैं कि पूर्व वैदिक काल की जो शिक्षा पद्धति थी वो मौखिक हुआ करती थी, उस वक्त लिखित शिक्षा पद्धति नहीं थी। तो वहाँ से हमें एक बात का पता चलता है कि उस वक्त भाषा का जो रूप था वो भाषा का रूप क्या था, मौखिक हुआ करता था। कैसे हुआ था, मौखिक। इस बात को आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझना है। क्या बात क्लियर हुई? तो मौखिक भाषा जो है उसका हमें कैसे पता चला, तो पूर्व वैदिक काल से पता चला। और शिक्षा का जो ये वर्णन है वो हमें कैसे मिलता है, मौखिक रूप में मिलता था। ये जीके में भी जाकर क्वेश्चन यूज करिएगा और जब आप भाषा पढ़ रहे हैं उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर जब लिखित की बातचीत करें तो लिखित की जो बातचीत है तो वेद जो हमारे हैं, पुराण जो हमारे हैं, उपनिषद जो हमारे हैं, लिखित भाषा का पता हमें वहाँ से चलता है कि कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जो ग्रंथ थे उस वक्त सारे के सारे लिखे हुए थे। जैसे वेद की बातचीत करूँ मैं, कुछ एक पुराणों की बातचीत करूँ मैं, यहाँ तक कि अन्य जो ग्रंथ थे उन ग्रंथों से हमें पता चलता है कि भाषा का लिखित रूप हमारे पास था। तो इसलिए जब भाषाविद या जो भाषा को लिखने वाले हैं, जो ये भाषाविद है, ये भाषाविद ये बात लिखते हैं कि देखिए जो भाषा है उसका जो आधार है वो मौखिक और लिखित है। क्यों? क्योंकि उनके पास इसके स्रोत है, सोर्स है, और इस बेस पर वो क्या करते हैं, प्रमाणित करते हैं और प्रमाण भी मिल जाता है। तो दो तरह के जो भाषाएं हैं या भाषा के जो रूप है, मौखिक और लिखित, हमें देखने को मिलते हैं। आई थिंक आप क्लियरली इसको समझ गए होंगे। अब मुझे एक बार बताइए कि क्या आपको अच्छे से यहाँ तक की बातचीत क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब जो नेक्स्ट बातचीत है उसको समझने के लिए आपको दो चीज़ों पर बल देना है। पहले जो होता है कि कुछ एक भाषाएं हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछने के साथ साथ ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 तो देखिएगा कि इस साइड लिख रहा हूँ मैं भाषा, क्या लिख रहा हूँ, भाषा, और इस साइड लिख रहा हूँ मैं लिपि, और इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भाषा है हिंदी की लिपि आपको पता है देवनागरी। अभी हम पढ़ने वाले हैं लिपि क्या होती है, ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है किसी भाषा के लिए, इसको अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद दूसरी है रोमन लिपि, मैं आर से इंडिकेट कर रहा हूँ। ये जो है अंग्रेजी भाषा की है। किसकी है? अंग्रेजी भाषा की है। इसको अच्छे से समझिएगा। अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है, इंग्लिश यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखो अगर हम बातचीत करें तो देवनागरी हिंदी की नहीं है। हिंदी से जितनी भी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, और हिंदी की जो माँ है वो संस्कृत है, तो संस्कृत की भी लिपि किसको मानेंगे हम? देवनागरी को मानेंगे। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर जो आपकी देवनागरी है, देवनागरी किन किन भाषाओं की लिपि है, तो उसको मैं समझाने की कोशिश करूँ तो काफ़ी अच्छे से क्लियरली मैं इसको समझा पाऊंगा, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसके बारे में पढ़ा हुआ है। संस्कृत की यही है, संस्कृत की लिपि क्या है? यही है। मिला जुलाकर हिंदी की यही लिपि है, आपको अच्छे से याद रखना। और संस्कृत और हिंदी से जितनी भी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, जैसे कि हम मराठी की बातचीत करें, जैसे कि हम कश्मीरी की बातचीत करें, जैसे कि हम संथाली की बातचीत करें,
हम नेपाली की बातचीत करें, तो मिला जुलाकर अगर मैं यहाँ लिस्ट बनाऊँ ना, एक तो बड़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी। नेपाली, संस्कृत, मराठी, कश्मीरी, कश्मीरी को भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोंकणी, नेपाली मैंने बता दी, कोंकणी है, ये कश्मीरी है, अच्छे से याद रखिएगा। बोडो, संथाली, बोडो, और साथ में जो संथाली है उसको भी अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मिला जुलाकर हिंदी इतनी भाषाओं की लिपि, मतलब जो देवनागरी इतनी भाषाओं की लिपि है, ये आपको अच्छे से याद रखना। उसके बाद अगर हम बातचीत करें तो जो रोमन है, रोमन लिपि में कौन कौन सी भाषाएं आती है, अगर हम बातचीत अच्छे से करें तो रोमन लिपि जो है इसमें कौन कौन सी भाषाएं आएगी। तो रोमन लिपि में भी ढेर सारी भाषाएं, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी, जर्मन है, फ्रांसी है, तो हम जे की बातचीत करें, फ्रेंच की बातचीत करें, और इसके अलावा हम जर्मन की बातचीत करें, ये जो जे है तो मीन्स जर्मन हो गया, इंग्लिश हो गया, इसको मिलाकर हम यहाँ देखेंगे अंग्रेजी, जर्मन या जर्मनी लिख लो, फ्रांसीसी, ये जो भाषाएं हैं इन भाषाओं की लिपि कौन सी है, ये रोमन है। इस बात को आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है, अगर पता नहीं है। अगर पता है तो काफ़ी अच्छी बात है, आपकी रिवीजन होगी। उसके बाद आगे है फारसी लिपि, आपको अच्छे से पता होगा, ये पर्शियन लैंग्वेज जो है ये तुर्क ने भारत को दी और ऑफिशियल लैंग्वेज रही है मुगलों की। तो जो पारसी भाषा भी थी और साथ में लिपि भी है, पारसी लिपि भी है और भाषा भी रही है। ये जिसकी भाषा रही है उर्दू, और साथ में जो पारसी हम भाषा कहेंगे उसकी, ये पर्शियन की ये क्या रही है, लिपि रही है। इसको अच्छे से समझिएगा, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपका मतलब गुरुमुखी है, तो गुरुमुखी की जब भी आप बातचीत करें तो गुरुमुखी जो है ये पंजाबी की लिपि है, और इसको देने वाले अंगद देव जी है। अगर आप जीके का सेक्शन देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये किसने दी है, गुरुमुखी लिपि, जो हमारे अंगद जी थे। कितने गुरु थे बताइएगा भला, दसों गुरुओं में से, या 10 जो सिक्के गुरु हुए उसमें से कितने गुरु थे। तो ये पंजाबी की क्या है, पंजाबी की लिपि है। तो मिला जुलाकर आपने ये सीख ली। अब आइए कि आखिरकार लिपि होती क्या है। तो लिपि के बारे में जब आप पढ़ें तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें कि लिपि क्या होती है। लिपि का फिर वही अर्थ, लिपि की वही परिभाषा की बातचीत करें वो काफ़ी इजीली तरीके से आपको समझाया जाता है। अर्थ कहीं ना कहीं टिपिकल शब्दों में रहता है। देखो, अगर मैं जब लिपि को पढ़ता हूं तो मैं ये समझता हूं कि लिपि जो है लिखने की एक कला है। क्या है, तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या हो सकता है, ली मीन्स लिखना, ली मीन्स लिखना, और पी मीन्स लिपि, पी मीन्स अच्छे से लिखना। तो एक कला है। लिपि का अर्थ क्या रहता है कि कुछ एक वर्ण चिन्ह होते हैं जिसके माध्यम से इनको लिखा जाता है। परिभाषा की बातचीत करें तो जिन वर्ण चिन्हों के द्वारा भाषा को लिखा जाएगा, काफ़ी सिंपल तरीके में बता दीजिएगा, वो परिभाषा होती है। तो आप जब भी लिपि के बारे में लिखें तो लिपि के बारे में इस बात को जरूर जानें कि लिपि क्या होती है। कुछ एक चिन्ह होते हैं, कुछ एक चिन्ह होते हैं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कुछ एक वर्ण होते हैं, कुछ एक ध्वनि होती है, जिनके द्वारा भाषा को क्या किया जाता है, भाषा को लिखा जाता है, उसे हम लिपि कहते हैं। तो जिन वर्ण चिन्हों के द्वारा भाषा लिखी जाएगी उसे लिपि कहेंगे। तो अर्थ का मतलब चिन्ह होंगे, और फिर जब आप अच्छे से समझाएंगे तो क्या होता है, अगर क्लियरली वो समझा जाता है तो परिभाषा की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे मान लो कि मैं एक ऐसे बना दूं, देखो ऐसे बना दूं तो ये क्या हो गया, ये तो हॉकी होगी, पर अगर इसे इंग्लिश में देखें तो क्या मानेगा, जे माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा ना। अगर मैं यहाँ पर ये बना दूं तो किसी के लिए क्या है, हुक है। हुक का मतलब जब माउंटेनियर माउंटेन पर चढ़ते थे कुछ इस तरह का हुक लेकर जाते हैं, या ऐसे मान के चलो जब आप बुढ़ापे में चले जाएंगे तो आपको हाथ में ऐसे डंडा लेने की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ एक वर्ण चिन्ह होते हैं, और किसी व्यक्ति को अगर किसी लिपि का ज्ञान नहीं है तो उसके लिए वो किसी भी मतलब मीनिंग का काम कर सकता है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया कि इसका मतलब क्या हुआ। तो लिपि जिन वर्ण चिन्हों के द्वारा भाषा लिखी जाएगी उसे हम लिपि कहेंगे, और लिपि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको अच्छे से याद रखनी है। लिपि की आपको डेफिनेशन पता चलेगी, और हमारा जब ये सारी बातें पता चल गई तो आपको दूसरा वर्ड भी यहाँ पर सीख लेना है। एक व्याकरण शब्द आ रहा है,
और व्याकरण क्या होता है इसको भी समझ लीजिएगा, फिर क्या हो जाएगा आपकी एक बातें क्लियर हो जाएगी और कल हम अच्छे से नेक्स्ट जो सेशन है उसको करेंगे। व्याकरण की बातचीत करें तो व्याकरण क्या होता है कि जो भाषा होती है, भाषा को शुद्ध लिखने का, भाषा जो होती है या जो हमारी वर्ण होते हैं या चिन्ह होते हैं या लिपि होती है, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं वर्ण चिन्ह, क्योंकि ये लिपि का भाग है। तो भाषा को लिखना है या जो हमारी लिपि है उसको शुद्ध लिखना है, तो शुद्ध लिखने का जो पैटर्न होता है या नियम होता है उसे व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अच्छे से याद रखिएगा, बी प्लस आकरण जिसका मीनिंग रहता है मीन्स नियम, करण का मतलब नियम होता है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। जो व्याकरण है उसमें आपको कुछ एक चीजें याद रखनी है कि इसका मतलब क्या होता है कि शुद्धतम रूप जो होता है भाषा का क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। मीन्स लिखने में जो हेल्प करेगा वो शुद्धतम रूप क्या होगा? व्याकरण कहलाएगा। इस बात को भी आपने अच्छे से याद रखना है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। जब आप इसको पढ़ें तो बिल्कुल ध्यान से देखें कि व्याकरण के माध्यम से हम क्या करते हैं, भाषा के शुद्ध रूप को लिख सकते हैं। और हमें पता चल जाता है कि जैसे मान लो कि मैंने ऐसे लिखा, तो आप बोलेंगे अच्छा ये नहीं है, तो ये हमें कहाँ से पता चल रहा है? ये व्याकरण से पता चला। या मैं ऐसे लिखूं, जैसे भाषा को लिख दूं मैं बच्चा, तो आपको पता चल रहा है क्योंकि आपने व्याकरण के नियम या व्याकरण को पढ़ा हुआ है, तो तभी आप भाषा को क्या बोल रहे हैं? भाषा नहीं बोले। तो मीन जो व्याकरण है आपको कैसे पता चल रहा है? क्योंकि आपने व्याकरण पढ़ा हुआ है। व्याकरण का मतलब है कि भाषा को कैसे शुद्ध लिखा जाना है, उसके नियम आपने पढ़े हुए हैं, आपने उसकी लिपि को पढ़ा, आपने उसके वर्ण चिन्हों को पढ़ा है और आपने उसमें जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, वाक्य का निर्माण करना सीखा है। इसलिए आप पता लगा सकते हैं कि जो व्याकरण होता है कुछ एक नियम होते हैं, जिन नियमों के आधार पर भाषा को लिखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को वो नियम पता है तो वो भाषा में जो अशुद्धि होती है उसका अच्छे से पता लगा सकता है। तो मिला जुलाकर जब आप इस बात को ध्यान से समझ गए तो फिर हम व्याकरण के बारे में भी अच्छे से जान गए कि व्याकरण आखिर होता क्या है। तो व्याकरण क्या होता है? व्याकरण मैंने आपको बता दिया। व्याकरण क्या होता है कि ये जो है भाषा का शुद्धतम रूप होता है। इस भाषा को लिखने में जो भी विधि, जो भी नियम यूज किए जाते हैं वो व्याकरण में आते हैं और ये शुद्ध रूप होता है। भाषा का शुद्ध रूप किसे कहते हैं? व्याकरण को कहा जाएगा। अब कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो इस तरह पढ़ने वाले हैं, ये भी चीज याद रखिएगा। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के कितने अंग होते हैं? अंग का मतलब भाग या पार्ट या हिस्सा। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 3। नंबर 1 वर्ण विचार। तो कल हम वर्ण विचार से ही चलने वाले हैं। वर्ण विचार, आखिरकार ये वर्ण विचार क्या होगा इसकी चीरफाड़ करेंगे। वर्ण विचार के बाद आपको एक चीज और अच्छे से याद रखनी है, शब्द विचार। कौन सा विचार? शब्द विचार। इसकी भी हम चीरफाड़ करने वाले हैं। वर्ण विचार के बाद ये विचार आता है। और फिर जो नेक्स्ट बातचीत करते हैं तो हम वाक्य जो विचार होता है, ये हम मीन्स इन्हीं पैटर्न को पढ़ते हैं, वाक्य विचार। और इसके फिर पार्ट आते हैं अलग अलग, जिसको हम व्याकरण में पढ़ते हैं या हिंदी भाषा में पढ़ते हैं। तो मिला जुलाकर व्याकरण के कितने अंग आपने अच्छे से सीख लिए। और अब कुछ एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन के बाद हम क्या करेंगे, फिर इस सेशन को समाप्त करेंगे। भाषा किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं? सोचिए, विचारिएगा, भाषा किसे कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है, आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। और काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक आप इसको भी क्या करेंगे, अच्छे से समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि हिंदी हमारे भारत की कैसी भाषा है? हिंदी भारत की, एक मिनट रुकना, गलत लिखा गया है। हिंदी भारत की कैसी भाषा है? आपने बताना है।
तो मिला जुलाकर ये कुछ एक क्वेश्चन हुए। आई थिंक आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं और आप क्या करेंगे, अच्छे से आंसर करने का भी प्रयास करेंगे। और जो सारी बातें हैं और कल करेंगे, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और कल आगे हम बढ़ने का प्रयास भी करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। अच्छे से पढ़िएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो ज़रूर बताइएगा। मोबाइल नंबर आपके पास है। जो अभी जो संडे का डाउट सेशन था उसमें बच्चों ने बिल्कुल डाउट नहीं बताया, काफ़ी गलत बात है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि आपको 110% समझ आ गया होगा। तो किसी ने भी कोई डाउट नहीं मतलब बताया था, तो डाउट सेशन कैसे करना है? जब आपका डाउट नहीं तो डाउट सेशन कैसे करेंगे? तो ज़रूर प्लीज़ बताइएगा, इससे क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा। कोई ना कोई डाउट आपका रहना चाहिए। आई थिंक कि इतना 110% नहीं हो पाता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं डाउट है तो अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं हो सकता है मेरे विचार से। धन्यवाद, जय हिंद।